नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए, मेहनत करिए, यकीन रखना सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। और ये सफलता आपके लिए तब तक सुनिश्चित होगी जब तक आप मेहनत करेंगे। यदि केवल आप मेहनत ही करेंगे और सोचेंगे कि भाई हमें सफलता ही लेनी है, तभी आपको वो सफलता मिल पाएगी। आप सोचो कि आज पढ़ लूँ, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, आज नहीं पढ़ता हूँ 2 दिन बाद पढ़ लूँगा, आज मन नहीं है तो फिर कल भी मन नहीं होगा। उसे मन बनाना पड़ेगा, मन बनाना ही पड़ेगा। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी साथी आ जाइए। कल हम लोगों ने बात की थी, कल हम लोग बात कर रहे थे अनुसूचियां, और आज हम लोग बात करने वाले हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। संविधान का भाग 1 हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। ये 2 दिन क्लास आपकी चलेगी, पॉलिटी हमारी चल रही है। और पॉलिटी में अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताइएगा यहाँ पर सिंपल सी चीजें हैं। आप कहेंगे सर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है जी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाएं। राज्य क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं, या भैया आप कहेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो आप कहेंगे सर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है भैया, इट्स टेरिटरी। तो सभी साथी अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, और मेरा प्रयास है कि आप लोगों को हर वो चीज़, हर वो पॉइंट मैं कराऊं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मैं ये भी चाहता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें ना दूं, मैं केवल सेलेक्टेड पॉइंट, सेलेक्टेड जो कंटेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, चाहे वो आपके सीजीएल लेवल हो, चाहे वो आपके दिल्ली पुलिस के हो, चाहे वो आपके कांस्टेबल के हो, चाहे वो किसी के भी हों, सभी साथी सभी तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सभी को पुनः नमस्कार। मैं बात करता हूँ संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। आज संविधान का पहला भाग, फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, लेकिन हम लोग इससे पहले जो हमारी अनुसूचियाँ चल रही थी, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था अनुसूची। ठीक है, क्या पढ़ा था? अनुसूचियां हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अनुसूचियां हमारा चल रहा था टॉपिक, और वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमारा अनुसूचियां चल रहा था। और यहाँ पर हमें पढ़ना है कि सर शेड्यूल 9th, यानी कि 9th शेड्यूल से हम पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमारा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको पढ़ लेंगे। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में नहीं थी। अब बात आती है सर, जब 9वीं सूची भारतीय संविधान में नहीं थी, इसे कब जोड़ा गया था? इसे कब जोड़ा गया? आज का टॉपिक हमारा ये है, लेकिन कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो अनुसूचियां हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सर अनुसूचियां क्या पढ़ेंगे जी? अनुसूचियां। चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि सर ये अनुसूची है, ये 9th अनुसूची है, 9वीं अनुसूची हम लोग पढ़ेंगे, और ये भारतीय संविधान में पहले नहीं थी। तो भैया इसे कब जोड़ा गया? इसको कब जोड़ा गया?
कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आप कहेंगे सर मूल संविधान में केवल 8 थी, लेकिन पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। तो आप कहेंगे सर इसे कब जोड़ा गया था? तो आप बता देना सर इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 अधिनियम 1951 इसे बोल सकते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इसे भैया क्या किया गया? जोड़ा गया। क्या किया गया भैया? जोड़ा गया। कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो आप कहेंगे सर इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा जाता है। अब इसमें जो प्रावधान थे वो कौन कौन से प्रावधान थे? आप कहेंगे सर ये भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे? भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से संबंधित। आप कहेंगे सर लैंड रिफॉर्म। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं सर लैंड रिफॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सर लैंड रिफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, भूमि सुधार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा सर टॉपिक सर क्या कह रहे हैं? एक बच्चा क्या कह रहे हैं सर? मेरी रिक्वेस्ट दिखाना भाई, इनका बनाने में दिक्कत आ रही है सर, कृपया टॉपिक को थोड़ा सा इबारत सहित। इबारत मतलब क्या है? मैं पूरी डिटेल आपको दे रहा हूं भाई, पूरी डिटेल दे रहा हूं आपको। टॉपिक्स नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए कुछ बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, जो मान लो पहली बार पढ़ रहा है, मैं समझ सकता हूं दिल से, मैं दिल से ये बात मान सकता हूं। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा, ठीक है, तो वो बच्चा कैसे करेगा, वो बच्चा कैसे कर पाएगा? तो जैसे मैं लिख रहा हूं सेम वैसे ही, बस एग्जाम में क्या होगा, मैं भी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा इससे संबंधित। कल हम लोगों ने करे थे, कल जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम करेंगे कि सर 9th शेड्यूल जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया, खत्म, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? आप कहेंगे सर इससे संबंधित, किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे भूमि सुधार। अब अनुसूची 9 को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अनुसूची 9 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उन्हें न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। कि अनुसूची 9 को लेकर न्यायालय में कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं कर सकते, आप ये बताएंगे नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां तक हम लोग इसको पढ़ लेंगे। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? आप लोग मुझे बताएं, किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर सेलेक्टेड पॉइंट ही मैं बताता हूं 10वीं अनुसूची की। सर जो 10वीं अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची क्या भारतीय संविधान में थी? आप कहेंगे सर ये भी नहीं थी। तो इसको जो 10th शेड्यूल है इसे कब जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे सर इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया भैया कब? तो आप जल्दी से बताएं कि सर इसे कब जोड़ा गया था। तो इसे भैया कब जोड़ा गया, जल्दी से बताइए। इसे जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन किया गया है 1985 में। कब किया गया दोस्तों? आप कहेंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख लेना भैया इंग्लिश में भी, अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ी गई, के द्वारा 10वीं अनुसूची
जोड़ी, आप कह सकते हैं के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, द्वारा जोड़ी गई कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे सर 10वीं अनुसूची को हमने जोड़ा है कि भैया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से। अब इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा था दल बदलने के आधार पर, दल बदलने पर रोक। क्या लिखा है जी, आप कहेंगे दल बदलने पर रोक, दल बदलने पर रोक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि दल बदलने पर रोक लगी हुई है। आप कहेंगे सर एंटी, यहां पर क्या आप लोग बोल देंगे सर, इसमें क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एंटी डिफेक्शन, आप कहेंगे सर एंटी डिफेक्शन। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे कि सर दल बदलने पर रोक, यदि कोई अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है, यदि कोई अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो वहां पर वो सांसद या विधायक के रूप में किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। मान लो कि मैं कांग्रेस का एमएलए हूं, कांग्रेस का विधायक हूं, तो मैं बीजेपी अगर शामिल करूंगा तो मैं विधायक एमएलए के रूप में बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं केवल एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करूंगा, मेंबर ऑफ पार्टी। ठीक है, मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूं, मैं विधायक या सांसद के रूप में किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। आई होप ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। ठीक है जी, यहां तक आप लोग समझ रहे हैं क्या? चलिए बताइए, आप कहेंगे सर एंटी डिफेक्शन यानी कि पार्टी बदलने पर रोक लगी हुई है। जैसे कि मैं यहां पर बताऊं, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, इसका निर्णय कि भैया निर्योग्य कौन करेगा। मान लो यदि किसी सांसद ने अपनी पार्टी बदल दी, किसी दूसरी पार्टी में चले गए, किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आप बताएंगे सर वहां पर क्या होगा, वहां पर उसकी सदस्यता का जो निर्णय है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष लेंगे, राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष लेंगे, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन लेंगे। ठीक है, नोट्स ऐसे ही बनाओ भैया जैसे मैंने यहां पर बनाए हैं। ठीक है, ऐसे ही बना लो। अब आप कहोगे सर बहुत सारे नेता हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि भैया वो अगर शामिल होते हैं किसी दूसरी पार्टी में तो उनका जो पद है वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो अब मैं किसी अन्य पार्टी का हूं, मैं समर्थन दे सकता हूं किसी पार्टी को, मैं अलायंस कर सकता हूं किसी पार्टी के साथ, तब मेरा पद मेरे पास बना रहेगा। यदि मैं अपने पार्टी में से दूसरी पार्टी में जाता हूं तो मेरा पद खत्म हो जाएगा। ये अधिनियम बना क्यों, ये भैया अधिनियम बना क्यों है, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि सर हरियाणा में एक विधानसभा पड़ती है सिरसा विधानसभा, हरियाणा राज्य के सिरसा में एक विधानसभा है, वहां पर एक नेता थे गयालाल ने क्या किया, 3-4 पार्टियां बदल दी। तो लोगों ने उनकी मजाक बनाई कि भाई ये तो गयालाल थे, अब ये आयालाल हो गए, अब ये फिर चले गए, फिर गयालाल हो गए, फिर आ गए, फिर आयालाल हो गए, तो उनकी मजाक बनाई। तो संसद ने एक अधिनियम बनाया कि यदि कोई अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अपना पद त्यागना पड़ेगा, वो सांसद विधायक के रूप में नहीं जा सकता, वो केवल एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में चला जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक सारी चीजें? आप लोग मुझे बताओ जी, यहां पर सिंपल सी चीजें हैं, मुझे बता दो यहां तक आपने पढ़ लिया? चलिए, तो आप लोग मुझे बताएं कि ये सारे फैक्ट यहां तक आप लोगों ने आपने लिख लिए होंगे कि सर इसका जो निर्णय है लोकसभा में कौन लेगा, कि भैया कोई अगर अपनी पार्टी बदलता है तो वो अयोग्य होगा या नहीं होगा। लोकसभा में जो निर्णय लेंगे वो लेंगे जी स्पीकर, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं जी? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा लोकसभा में स्पीकर द्वारा भैया निर्णय लिया जाएगा कि जो सदस्य पार्टी छोड़कर जा रहा है उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। और राज्यसभा में जो निर्णय लिया जाएगा कि यदि राज्यसभा का कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे अयोग्य घोषित करने का जो निर्णय है वो निर्णय कौन लेंगे, तो वो निर्णय लेंगे जी सभापति, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सभापति को। राज्यसभा में सभापति को हम बोलते हैं चेयरमैन।
क्या बोलते हैं जी? आप कहेंगे सर हम बोलते हैं चेयरमैन। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? चेयरमैन बोलेंगे। और स्पीकर को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा में अध्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अध्यक्ष बोलते हैं। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? क्या यहां तक आप लोगों ने सारे फैक्ट, सारे पॉइंट लिख लिए क्या? चलिए, आप लोग यहां पर ध्यान रखना कि भैया कि अनुसूची 9 नोट में अगर आप चाहो तो लिख लेना। इसमें दिए गए विषय यानी कि सब्जेक्ट, विषय जो भी भूमि सुधार से संबंधित होंगे, संपत्ति से संबंधित होंगे, जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट्स को लेकर भैया न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसमें? न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। न्यायालय में क्या नहीं किया जा सकता जी? न्यायालय में क्या नहीं किया जाएगा भैया? न्यायालय में उनके लिए क्या नहीं किया जाएगा भैया? चैलेंज नहीं किया जा सकता, या न्यायालय में नहीं जा सकते। विषय के बारे में न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं जा सकते। अब मान लो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, नहीं जा सकते। जैसे कि आपके घर के आगे से कोई पुल निकल रहा है, तो आपके घर के आगे भैया क्या बनेगा? पुल बनेगा। तो वहां पर अगर आपका घर बीच में आता है तो सरकार आपको क्या देती है? मुआवजा दे देती है। क्या दे देती है? मुआवजा दे देती है। जब मुआवजा आपको मिल जाता है, तो मुआवजा आपको मिल गया तो आप अपनी जगह देना चाहें तो दे सकते हैं। अब मान लो आपके खेत में से रोड निकाला जा रहा है, ठीक है, और वो जनहित में रोड है कि भाई उससे और अन्य लोगों को भी क्या हो रहा है? अन्य लोगों को भी भैया क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, यानी कि जनहित का मामला था। तो आप भैया कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई सरकार जबरदस्ती मेरे खेत में जो है नहर निकाल रही है। ठीक है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि सरकार जबरदस्ती मेरे खेत में से नहर निकाल रही है, नदी बना रही है। क्यों? क्योंकि वो नहर जो निकल रही है वो सभी के हित के लिए निकल रही है। सभी को सिंचाई होगी, सभी के सिंचाई होगी, पानी मिलेगा। ठीक है, तो आपको मुआवजा जरूर मिलेगा। आपकी खेती का मुआवजा सरकारी रेट का, जो सरकारी सर्कल होता है उसका 4 गुना मिलता है। ठीक है, 4 गुना वो आपको मिल जाता है, यानी कि कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए। अभिषेक कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भैया। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये आप लोग अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के अनुसार जैसे अच्छा लगता हो आप वैसे लिख सकते हैं। वैसे तो आप ऐसे ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम समय में ज़्यादा आपका रिवीजन हो पाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लेना है ऐसा। ठीक है जी, चलिए अब अनुसूची 11 की बात करते हैं। अनुसूची 11 कि भैया इनकी जो निर्णय है, इनका निर्णय किसके आधार पर? निर्योग्यता के आधार पर, कि इन्हें निर्योग्य, डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? इनकी निर्योग्यता का निर्णय कौन करेगा? निर्योग्यता, आप कहेंगे निर्योग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन की जो डिस्क्वालिफिकेशन, आप कहेंगे सर डिस्क्वालिफिकेशन, कि भैया डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय होगा, निर्योग्यता का जो निर्णय होगा, ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो ये जो निर्णय होगा ना, लोकसभा में डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? स्पीकर महोदय करेंगे। राज्यसभा में सभापति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, चेयरमैन करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब बात आती है सर 11वीं अनुसूची की। हम बात कर लेते हैं सर, जो 11th शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची की मैं बात करूंगा, मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए हम बात कर रहे हैं सर अनुसूची, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? 11वीं अनुसूची में इसमें दिया हुआ है पंचायत। क्या दिया है जी? पंचायत राज से संबंधित। पहले तो ये बताओ इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था भैया 73वां संविधान संशोधन किया गया। यहाँ बड़ा विवाद है, यहाँ बड़ा विवाद है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये ना कितना दिया है? 1993 दिया, जो कि गलत है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, कि भैया जो अधिनियम है ना, ये अधिनियम 1992 का है। भले ये पास 1993 में हुआ हो, लेकिन जो अधिनियम जिस नाम से पेश किया जाता है उसे उसी नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ी गई। कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? द्वारा जोड़ी गई, एड ऑन की गई। ठीक है, जोड़ी गई।
आप कहेंगे सर इसको कब जोड़ा गया, जोड़ी गई। यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिए, यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिए। सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग लिख लें। चलिए, उम्मीद है हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ये सारे फैक्ट आप लोगों ने लिख लिए होंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब इसमें किसका वर्णन है, तो आप कहेंगे 11वीं अनुसूची में पंचायत राज का जिक्र किया गया। किसका, पंचायत राज। आप कहेंगे सर पंचायत राज, ठीक है जी। किसका जिक्र है, आप मुझे बताएंगे जी किसका जिक्र किया गया यहां पर, पंचायत, ठीक है जी, पंचायत राज, कि भैया पंचायत राज का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, अब बात क्या हो गई, अब बात क्या हो गई आकाश, धन्यवाद भैया। हाँ जी, पीडीएफ तो 1 घंटे के बाद ही मिल जाती है, 1 घंटे के बाद मिलती है। अंजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब बात ये आ गई कि सर इसमें पंचायत राज के कितने विषय शामिल किए गए हैं। आप कहेंगे सर पंचायत राज के इसमें लगभग 29 विषय शामिल हैं। कितने विषय शामिल हैं पंचायत राज के, 29 विषय, यानी कि 29 सब्जेक्ट्स शामिल किए गए हैं। ठीक है जी, क्या है कि पंचायत राज के विषय अनुसूची 11 में कितने शामिल हैं, तो भैया आप कहेंगे सर 29 विषय शामिल हैं। अब सबसे बड़ा बात आती यहां पर, यहां बात आ जाती है। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 22 और 23 दिसंबर 1992 में लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। 24 अप्रैल 1993 में पंचायत राज अधिनियम लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे सर, यहां पर आप लोग लिख लें कि सर ये 22 दिसंबर 23 दिसंबर 1992 में लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ। कहां से पास हुआ, लोकसभा एवं राज्यसभा से, लोकसभा एवं राज्यसभा से पास हो जाता है। कहां से, राज्यसभा से क्या हुआ, पास हुआ। क्या हुआ जी, राज्यसभा से पास हुआ। ठीक है, राज्यसभा से पास हुआ। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। किसने स्वीकृति दी भैया, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति ने इस पे अपने हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, अप्रूवल मिल जाता है। किसकी स्वीकृति मिली, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति, अप्रूवल। किसका अप्रूवल मिल गया, आप कहेंगे सर अप्रूवल किसका मिल गया, राष्ट्रपति का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 24 अप्रैल 1993 में पंचायत राज अधिनियम लागू कर दिया गया। कौन सा, पंचायत राज अधिनियम। क्या कर दिया जी, पंचायत राज अधिनियम, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। इसे क्या कह सकते हैं, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसको क्या कर दिया भैया, इसको लागू कर दिया। क्या कर दिया, लागू किया। अब मुझे ये बताइए कि इसको जो लागू किया था, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, चलिए बताइए। फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने पंचायत राज अधिनियम को लागू किया था, कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अंकुर कह रहे हैं सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, धन्यवाद भैया। आप यहां पर यह बताएं कि भैया ये बताइए कि पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। अंशु कुमारी कह रही है सर हम कभी नहीं पढ़ते थे, डर लगता था संविधान से, लेकिन अब मजा आ रहा है। ऐसे ही मजा लीजिए भैया, ऐसे ही मजा लीजिए। इंग्लिश भी लिख रहा हूं माय डियर। अब लोकसभा राज्यसभा को क्या इंग्लिश में लिखूं, इसे लोकसभा ही कह सकते हैं, इसे राज्यसभा ही कह सकते हैं, खत्म। राष्ट्रपति की स्वीकृति, अप्रूवल मिल गया। ठीक है, स्वीकृति को मैंने लिख दिया अप्रूवल। चलिए मैं सारी चीज लिख रहा हूं। अब सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि आप लोग कह रहे हैं सर राजस्थान, और मैं कहूंगा राजस्थान था ही नहीं पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य। आप अगर गुरुजी तो पागल हो गए, हमने पढ़ा था 2 अक्टूबर 1959 पंचायत राज, राजस्थान का नागौर।
बगदरी गांव। और गुरुजी तो पागल हो गए, मध्य प्रदेश बता दिया इन्होंने, तो मैंने तो यहां पर जी मध्य प्रदेश बता दिया। क्या बता दिया? मध्य प्रदेश। तो पहला राज्य जिसने पंचायत राज अधिनियम लागू किया था वो था मध्य प्रदेश। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की। इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? और इसे लागू किया था जी 24 अप्रैल 1993 में। कब? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है जी, इसे क्या किया गया? लागू कर दिया गया। और 24 अप्रैल 1993 को ही क्या मनाया जाता है? आप कहेंगे सर पंचायत राज दिवस। पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, पंचायत राज डे। ठीक है जी, पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक नोट और लिख लेना, एक नोट आप लोग और लिखिएगा। वो नोट ये है कि सर पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था, आप कहेंगे पंचायत राज व्यवस्था, ये पंचायत राज व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी और कब लागू की गई थी? तो आप लोग बताइएगा कि सर इसे 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी गांव में, कहां पर? बगदरी गांव। और ये बगदरी गांव कहां पड़ता है जी? ये बगदरी गांव पड़ता है नागौर जिले में। कहां पड़ता है बगदरी गांव? आप कहेंगे सर नागौर जिले में। और नागौर जिला कहां है? नागौर जिला पड़ता है राजस्थान में। तो आप कहेंगे सर पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था भैया जिसको कहते हैं राजस्थान। लेकिन अगर अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो आप कह सकते थे सर वो पहला राज्य था मध्य प्रदेश। कौन सा था जी वो पहला राज्य? तो आप कहेंगे सर वो पहला राज्य था जी मध्य प्रदेश। कौन सा था जी? मध्य प्रदेश। अब ये दोनों फैक्ट आपको समझ में आए या नहीं आए मुझे बताएं। दोनों फैक्ट समझ में आए या नहीं आए? कि सर कौन सा समझ नहीं आया, एक बार और बताओ। ओहो, देखिए अधिनियम किस नाम से आएगा? अधिनियम आएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, क्योंकि इसी नाम से 22 और 23 दिसंबर को लोकसभा से 22 दिसंबर 1992, राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 में पास हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने स्वीकृति अप्रूवल दे दिया। 20 अप्रैल 1993 को अपने हस्ताक्षर कर दिए, यह कानून बन गया। और 24 अप्रैल को पहला राज्य बन गया इसे लागू करने वाला, जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। क्या नाम है जी? मध्य प्रदेश। क्लियर है यहां तक सारे पॉइंट? आई होप आपने ये सारी चीजें लिख ली होंगी। अब बात करते हैं सर पंचायत राज अधिनियम की। कि पंचायत राज नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपालिटीज की अगर मैं बात करूं तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12th शेड्यूल किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित होगी? आप जल्दी से बताइए कि सर 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? चलिए बताइए। आप कहेंगे सर इसे कब जोड़ा गया है? इसे जोड़ा गया जी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, 73 और 74 दोनों ही एक ही दिन पास हुए थे, 22 और 23 दिसंबर 1992 में। और भैया ये किससे संबंधित है जी? द्वारा जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची द्वारा जोड़ी गई। चलिए यहां पर आप लोग पढ़ेंगे जोड़ी गई। अब बात यहां पर आती है, यहां पर बात आ जाती है कि सर ये बताइएगा कि भैया इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है नगरीय प्रशासन। क्या दिया है जी इसमें? नगरीय प्रशासन। ठीक है जी, नगरीय प्रशासन की बात हो रही है, जिसमें किसकी बात हो रही है जी? आप कहेंगे सर नगर पालिकाएं। किसकी बात होगी? नगर पालिकाएं, यानी कि नगर पालिकाएं, म्युनिसिपालिटीज। आप कह सकते हैं इसको सर म्युनिसिपालिटीज। ठीक है जी, म्युनिसिपालिटीज। कि भैया इसका जो जिक्र किया गया है वो किस में किया गया है? 12वीं अनुसूची में। ठीक है,
अब बात आती है कि सर इसमें कुल विषय कितने शामिल हैं, कुल विषय कि सर 12वीं अनुसूची में कुल विषय कितने शामिल हैं, सब्जेक्ट्स, इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें टोटल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी संख्या क्या है, जिनकी संख्या है जी 18, जिनकी संख्या है 18। बस यहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, यहां से ज्यादा कभी भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपने लिख लिए। अगर मैं बात करूं कि इसे कब पास कराया गया लोकसभा राज्यसभा से, एक ही दिन दोनों पास हुए थे, 22 दिसंबर 23 दिसंबर 1992 में। ठीक है, पंचायत से संबंधित 73वां था और नगर पालिका म्यूनसिपालिटी से संबंधित कौन सा था, तो आप कहेंगे सर वो 12वां था। खत्म का, लाओ भाई वो क्वेश्चंस दे दो। चलिए मैं अब आपको यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। ठीक है, हालांकि आप लोगों को मैंने कराए भी थे, तो यहाँ पर चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं। चलिए मैं पूरा ही टेस्ट ले लेता हूं एक बार। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द 9th शेड्यूल वाज एडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भैया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसका सही आंसर जरा दीजिए, सही आंसर जरा दीजिए। चलिए बेटा हिमांशु वो राष्ट्रपति में पढ़ेंगे, ठीक है अंकित, बहुत शानदार, लाजवाब। तो ये सारे फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिए, ये सारे फैक्ट आप लोग पढ़िएगा कि सर इसे 1951 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951। इसका मतलब आपको समझ में आया, आपने इसका आंसर किया, आपको समझ में आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? आप कहेंगे सर ना तो ये होगी, ना तो ये होगी, ना तो ये होगी। कौन सी हो जाएगी? 7th शेड्यूल हो जाएगी। 7वीं अनुसूची 3 सूचियां बनाती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया गया। क्या किया गया? शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। अब आई होप आप इसका भी सही आंसर दे रहे होंगे, सही आंसर आप इसका भी दे रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? मैंने कल भी आपको यह बताया था। तो आप कहेंगे सर ये किस में होगा? संघ सूची में। ये किस में होगा? संघ सूची में। ये किस में होगा? संघ सूची में। तो आप कहेंगे सर बाजार और मेले। एक तरीके से आपका रिवीजन है, एक तरीके से ये आपका रिवीजन है। ठीक है, कल ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चंस देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है? उन्मुक्ति। अब आप कहेंगे सर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मैंने कहा कि अनुसूची 9 को लेकर हम न्यायालय में जा ही नहीं सकते। उन्मुक्ति का मतलब है छुटकारा, कि कौन सी अनुसूची से संबंधित विषयों को हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या कहेंगे? 2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 29 नवंबर में पूछा गया प्रश्न है। आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा 9th शेड्यूल। 9वीं अनुसूची हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, न्यायालयों में चैलेंज नहीं कर सकते। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये हमने पढ़ लिया ना अभी? बताइए कोई समस्या है क्या? कोई समस्या? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, लिखा है जी यहां पर एक क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में आती है, राज्य सूची में आती है? आप कहेंगे सर ये तो राज्य सूची का विषय है, 30 नवंबर 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, यह लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है? तो हम लोगों ने पढ़ा था जी, ये तो मैंने आपको कल करा दिए थे, 6ठी अनुसूची की बात हो गई थी। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? चलिए आज हम अपने चैप्टर पर लौट आते हैं। आज हमारा जो चैप्टर था वो था भैया कौन सा? आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा था उसका नाम था संघ एवं
आप कहेंगे सर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, क्या हो जाएगा जी, उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर है, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप कहेंगे सर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इट्स टेरिटरी। देखिए भैया, यहां पर अगर बात होगी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये हम कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। आप लोग कहेंगे सर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत जो राज्य है, भारत कैसे बना है? आप कहेंगे सर भारत जो है, भारत में राज्यों का जिक्र किया गया है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है, भारत में जो अर्जन, अर्जन का मतलब क्या है? अर्जन का मतलब है एक्वायर लैंड, जिसको हमने अपने राज्य क्षेत्र में, भारतीय संघ में, टेरिटरी में मिला लिया हो। क्या कर लिया हो? मिला लिया हो। क्वेश्चन नंबर 2 समझ नहीं आया? कौन सा था वही क्वेश्चन नंबर 2? बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर क्या लिखा है? शक्तियों का विभाजन, और शक्तियां 3 सूचियों में बांट दी गई हैं। ठीक है, खत्म थी कहानी। चलिए, ये हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे सर, ये बताएं कि संघ का क्या मतलब है। संघ, आप कहेंगे सर भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में लिखा है। और अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत संघ के जितने भी राज्य हैं उनका जिक्र किस में किया गया है? उनका जिक्र अनुसूची 1 में किया गया है, कि यदि कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो अनुसूची 1 में संशोधन होगा, ना कि अनुच्छेदों में संशोधन होगा। ठीक है, पहले मैं शब्दों की बात करता हूं। मैं पहले यहां पर संघ शब्द की व्याख्या कर देता हूं। जो ये संघ शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसको हम हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हैं। पहले इसे हम बोलते हैं यूनियन। हमारे भारत में संघ का मतलब है यूनियन, लेकिन इसका अंग्रेजी मतलब होता है फेडरल। इसका अंग्रेजी मतलब क्या होता है? फेडरल। ठीक है, यही तो मतलब होता है जी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल यही मतलब होता है, यही तो मतलब होता है जी। भारत में इसका मतलब क्या है और विदेशों में इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं आपसे चर्चा करूं, यूनियन, जो यूनियन व्यवस्था है ये कहां पर चलती है? आप कहेंगे सर भारत में। ये व्यवस्था कहां पर चलती है? भारत में। और ये व्यवस्था जैसे कि यूएसए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको समझा रहा हूं। भारत में जो संघ है, संघ जो है इसका मतलब क्या है? पहले अभी मैं भाग अनुच्छेद सब बताऊंगा, पहले यहां पर आप पढ़ तो लो कि संघ का मतलब क्या है। संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब है यूनियन और फेडरल। हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था चलती है? हमारे भारत में एक व्यवस्था चलती है जिसे कहते हैं यूनियन सिस्टम, संघ व्यवस्था। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की आजादी नहीं है। ठीक है, राज्य देश से अलग नहीं हो सकता। द स्टेट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द कंट्री, कि भैया जिसमें राज्यों को देश से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है वहां पर यूनियन सिस्टम है। लेकिन जहां पर राज्यों को देश से अलग होने की स्वतंत्रता है वहां पर फेडरल सिस्टम है। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका में न्यूयॉर्क अमेरिका से अलग हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। क्या भारत में उत्तर प्रदेश अलग हो सकता है? क्या हरियाणा अलग हो सकता है? क्या हिमाचल प्रदेश अलग हो सकता है? क्या कलकत्ता अलग, बंगाल अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? राज्यों को देश से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, राज्य देश से अलग नहीं हो सकते। आप कहेंगे सर राज्य, राज्य देश से अलग नहीं हो सकते, देश से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। जब अलग ही नहीं हो सकते तो आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर द स्टेट, द स्टेट, द स्टेट कैन नॉट सेपरेट। आप कहेंगे सर
सेपरेट। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि सर इनको सेपरेट होने की आज़ादी नहीं है। क्या नहीं है जी? आप कहेंगे सर सेपरेट होने की आज़ादी नहीं है, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे व्यवस्था जहां पर राज्यों को देश से अलग होने की आज़ादी नहीं होती, तो आप कहेंगे सर सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो यहां पर आप लोग कहेंगे सर सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है जी, कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम कंट्री, फ्रॉम कंट्री। ठीक है, राज्य से अलग देश से अलग नहीं हो सकते राज्य। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? राज्य देश से अलग हो सकते हैं। राज्य देश से, यहां पर देश से, ऊपर भी से लिख लेना, देश से अलग नहीं हो सकते। यहां पर लिखा है देश से अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं जी? अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं। यानी कि आप कहेंगे सर यहाँ पर बहुत अच्छे से सारे फैक्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे द स्टेट्स, आप कहेंगे सर द स्टेट्स कैन सेपरेट फ्रॉम कंट्री। किससे भैया? फ्रॉम कंट्री। ठीक है, फ्रॉम कंट्री। कि जैसे कि अमेरिका में राज्यों को देश से, अमेरिका से अलग होने की स्वतंत्रता है, वैसे ही भारत में अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए भारत में यूनियन सिस्टम चलता है। अब बात आती है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इनका भैया वर्णन हम कौन से भाग में पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर संविधान का जो भाग है, जो पार्ट है वो 1 है। अनुच्छेद कहां से कहां तक हम लोग पढ़ेंगे? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक। आप कहेंगे सर 1 से लेकर 4 तक इनका जिक्र किया गया है। ठीक है, इनका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आप लोग मुझे बताएं। चलिए, फास्ट नहीं भाई, फास्ट नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं अमेरिका से न्यूयॉर्क स्वतंत्र होना चाहे तो हो सकता है, आज़ाद होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन भारत में यदि मणिपुर चाहे भारत से अलग होना, हो जाएगा क्या? पंजाब चाहे भारत से अलग होना, हो जाएगा क्या? पंजाब को अलग करने की, अलग देश बनाने की मांग चल रही थी। खालिस्तान है ना, खालिस्तान बनाने के लिए कितने आतंकवादी संगठन इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन क्या पंजाब भारत से अलग हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, होगा क्या? नहीं होगा। पूर्वोत्तर राज्यों ने कितने विद्रोह कर लिए, कितना कुछ कर लिया कि उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, अलग बना दिया जाए। क्या बनाए गए? वो नहीं बनाए गए, नहीं बनाए गए। तो ये चीज आप लोग यहां पर लिख लेना। ठीक है, समझ गए क्या आप लोग? मुझे बताएं, ये सारी चीजें आप लोग समझ गए? चलिए, हम लोगों को अच्छा सब बड़ा मजा आ रहा है, शुभम पटेल कह रहे हैं। बिल्कुल भैया, इसी मजे के साथ आप पढ़ते रहो। यकीन रखना कि मैं आपको हर वो पॉइंट, हर वो चीज़ें कराता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर बात आती है सर आर्टिकल 1। यहाँ पर बात आती है जी आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 1 में क्या दिया है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भैया यहां पर क्या लिखा है इसमें, भैया आप लोग मुझे बता दें। अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसमें क्या लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया, आप कहेंगे भारत अर्थात इंडिया, क्या हो जाएगा? अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या है जी? आप कहेंगे सर राज्यों का संघ है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का ग्रुप है, भारत राज्यों का समूह है। सही कथन पर टिक करें, संघ है। ठीक है जी, यह संघ होगा। आप कहेंगे सर संघ होगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, सॉरी सेल्वी। आप यहां पर सेल्वी का प्रयोग करेंगे, निश्चित है ना, इसलिए सेल्वी, बिल्वी नहीं, सेल्वी। इंडिया दैट इज भारत सेल्वी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि भैया ये राज्यों का संघ होगा।
ठीक है। अब यहां पर जो राज्य बताया गया है, जो राज्य बताया है, राज्यों का संघ होगा। यहां पर जो राज्य बताया इसमें किस किस को शामिल किया गया है, आप मुझे बता दीजिए कि सर इसमें किस किस को शामिल कर लिया। तो यहां पर जो राज्य है इसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, आप कहेंगे सर राज्य, इसमें राज्य शामिल हो जाएंगे। स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, ठीक है, इसमें स्टेट शामिल हो गए। इसमें भैया क्या शामिल हो गए, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। कौन, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। आप कहेंगे सर इसमें केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, आप कहेंगे सर इन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूटीज बोलते हैं। और इसी में कौन शामिल हो जाएंगे, आप कहेंगे सर इसी में भैया जो अर्जित किए गए क्षेत्र हैं, अर्जित क्षेत्र जिसे हमने अर्जित किया है, अर्जित क्षेत्र जिसे हमने किसी अन्य देश से, किसी अन्य जगह से स्वतंत्र क्षेत्रों को भारतीय संघ में, इंडियन टेरिटरी में शामिल किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्जित क्षेत्र बोलते हैं, एक्वायर लैंड या एक्वायर एरिया। हम क्या बोलेंगे उनको, एक्वायर्ड एरिया। आप क्या कह सकते हैं जी उनको, आप कहेंगे सर एक्वायर्ड एरियाज, ठीक है, एरिया, ऐसा एरिया जिसे भारतीय संघ में अर्जित किया गया है, शामिल किया गया है। क्या किया गया, शामिल किया गया। मुझे लग रहा है संध्या आपने पहली क्लास नहीं देखी, ठीक है। अगर आप पहली क्लास मेरी बहन देख लेती तो उसमें आप समझ जाती कि मैंने क्या कहा था कि जो चार्टर एक्ट्स हैं, जो संवैधानिक विकास है, उसे मैं लास्ट में कराऊंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अधिकतर पूछ लेता है, इसलिए हम उसे सबसे लास्ट में, क्योंकि वो फिर हमारे माइंड में रहेगा, ठीक है, समझ गए आप। चलिए, तो ये हमने पढ़ा कि सर यहां पर हमने पढ़ लिया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। मुझे बताइए कि सर ये बताएं कि भारत में, इंडिया में वर्तमान समय में जो राज्य हैं, इन राज्यों का जो वर्णन है वो किसमें किया जाएगा। आप कहेंगे सर भारत संघ के राज्य क्षेत्रों का जो वर्णन होगा ये अनुसूची 1 में किया जाएगा। किसमें, तो इनका जो वर्णन है इन राज्य क्षेत्रों का, या आप ऐसे कह सकते हैं भारत संघ, मैंने अनुसूचियां जब लिखवाई थी वहां बोला भी था, भारत संघ के राज्य, भारत संघ के जो राज्य हैं, इन राज्यों का जो वर्णन है, राज्यों का वर्णन किसमें किया गया है। आप कहेंगे सर किसमें किया गया है, मेंशन द स्टेट ऑफ इंडियन टेरिटरीज। आप इंडियन टेरिटरी, आप क्या बताइएगा, आप कहेंगे सर कहां पर किया गया है, अनुसूची 1 में। किसमें किया गया है जी, अनुसूची 1 में, अनुसूची शेड्यूल 1, किसमें किया गया है जी, शेड्यूल 1 में, ठीक है जी। आप कहेंगे सर शेड्यूल 1 में इसका जिक्र किया है। किसमें जिक्र किया है जी, आप कहेंगे सर इनका जो जिक्र हुआ है कि भारत के जो राज्य संघ है, उनके जो राज्य हैं, इनका वर्णन कहाँ पर किया गया है, अनुसूची 1 में। किसमें किया गया है, अनुसूची 1 में किया गया है। एक्वायर एरिया जैसे आप कह सकते हैं कि हमने सिक्किम को मिलाया था, सिक्किम को हमने मिलाया था, ठीक है। अभी हम 2 पर पढ़ेंगे उसके बारे में। तो आप कहेंगे सर अनुसूची 1 में हमने पढ़ा था कि भारत में 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं, 28, और प्लस 8 यूटीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये हमने अनुसूची 1 में पढ़ लिया था, ठीक है। मैंने कहा केवल इसमें ये सब चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताई हैं। आपसे क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है, ये कहां पर लिखा हुआ है। तो भारत राज्यों का संघ है, ऐसा अनुच्छेद 1 में लिखा है। केवल इतना ही क्वेश्चन आएगा, केवल इतना ही क्वेश्चन आएगा। ये आप एसएससी का, यूपीएससी प्री भी अगर चाहो तो उसको भी आपका बेसिक यहां से कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू मजबूरी में की थी, अब मजा आ रहा है। दिनेश कह रहे हैं कि शुरू मजबूरी में की थी लेकिन अब मजा आ रहा है। बिल्कुल मजा करिए। देखिए कहते हैं ना कि पढ़ाई तभी पॉसिबल है जब हम उसे मजे के साथ करें। सीरियस लोगों की जगह तो आईसीयू में होती है ना, कि भाई बहुत सीरियस हैं, बहुत वो हैं, तो वो जगह आईसीयू में है। यहाँ पर क्या है, हंसी मजाक में पढ़ना, दिमाग को संतुलन में रखना, और जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें नोट्स बनाने हैं क्या,
कुछ कमेंट भी करते हैं कि सर, ग्रुप में भी लिखते हैं कि सर हमें नोट्स बनाने चाहिए। भाई बिल्कुल, देखिए हमारा माइंड बोल रहा है, हमारा मुंह बोल रहा है, हमारे हाथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो दो मसल्स काम कर रही हैं, मुंह भी बोल रहा है, हाथ भी लिख रहे हैं, आंख देख रही हैं। तो यहाँ पर तीन प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, आंखें देख रही हैं, मुंह बोल रहा है, हाथ से लिख रहे हैं। तो तीन मसल्स यहाँ पर काम कर रही हैं, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए समझ गए आप लोग। चलिए, तो ये सारी चीजें पढ़ लेना, इसी से आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा, इससे आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा। अभी इसके क्वेश्चंस भी हैं, मैं कल इसके क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आपको मजा भी आ रहा है, ठीक है। और आप बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। मेरे अंदर एकदम जोश आ जाता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ ना रात में, हालांकि रिप्लाई भी करता हूँ मैं ग्रुप में, तो मुझे जोश आ जाता है कि भाई चलो, कम से कम जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, उस मेहनत को आप जो है एक एप्रिसिएशन दे रहे हो, उसको आप जो है जोश भर रहे हो। तो मैं खुद बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए, अच्छा आज मुझे ये कराना है, इसमें क्या नई चीज़ करा सकता हूँ मैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उसके बाद मैं आपकी क्लास में आ जाता हूँ, ठीक है। और हर डेटा बेटा फैक्चुअल, जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे वेरीफाइड हैं, किसी में कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।